नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम यहाँ पर जो है भाषा शिक्षण हिंदी भाषा शिक्षण से संबंधित जो है क्लासेस करवा रहे हैं। और यह क्लासेस जो है DSC, AP और तेलंगाना दोनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से टेट में भी जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो हमने पहले की वीडियो जो है दोस्तों हमने प्लेलिस्ट में रख दिया है, वहाँ से जो है आप पिछली वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पर हम फुल डिटेलली आपको पढ़ा रहे, कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा अगर हमारी क्लासेस आप देखोगे। आपको अगर क्लासेस अच्छी लगती है तो एक लाइक तो बनता है। ओके, एक लाइक तो बनता है दोस्तों अगर क्लासेस आपको अच्छी लग रही है। तो यह रहा जो यहाँ से जो है तेलंगाना के लिए 16 अंक मिलेंगे और AP के लिए जो है 20 अंक मिलने वाले हैं। ओके, दोनों का लगभग जो है सिलेबस सेम है और यहाँ तक जो है हमने सिलेबस कवर किया हुआ है, वह वीडियो आप प्लेलिस्ट के द्वारा देख सकते हैं। आज हम देखेंगे द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य, द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में जो है देखेंगे। पिछली वीडियो में जो है हम प्रथम भाषा शिक्षण के उद्देश्य एवं महत्व के बारे में देखा था। यह क्लास कंप्लीट होते ही हम अगला जो हमारा क्लास होगा वह होगा सरकारी भाषा के रूप में हिंदी। ओके, शुरू करते हम। चलिए, द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य। देखिए, किसी ना किसी भाषा का कोई ना कोई उद्देश्य और महत्व जरूर होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। ओके, द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य क्या है, यानी उद्देश्य का मतलब वो हमें किस मोड़ पर लेके जाके छोड़ना चाहता है, यानी हमें वो क्या सिखाना चाहता है, क्या देना चाहता है, यही उद्देश्य हमको देखना है। द्वितीय भाषा अगर मैं सीख लूंगा तो मुझे वह क्या देना चाहता है और मुझे वह क्या समझाना चाहता है, उसका क्या उद्देश्य है। देखिए, मेरा जो है क्लास क्या है, मैं हिंदी भाषा शिक्षण के बारे में जो है आपको बताऊं और आपको समझाऊं। मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, आपको समझ में आए। वैसे ही द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य भी है, उसके उद्देश्य क्या है यही यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले। देखिए, यहाँ पे भाषा के प्रयोग में कुशलता, यानी देखिए कुशलता का मतलब निपुणता, प्रवीणता, दक्षता या चतुराई, कुशलता प्राप्त करना किसका उद्देश्य है, द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है, यानी आपको जो है भाषा के प्रयोग में कुशलता आनी चाहिए, वह सिखाएगा। ओके, अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ कुशलता पूर्वक समायोजन, एडजस्टमेंट कर सके। यानी अगर आप एक भाषा सीखोगे, अगर दूसरी भी भाषा आपको आएगी, अंग्रेजी अगर आपको आएगी समझो, तो आप क्या करोगे, अंग्रेजी बच्चों के साथ बातचीत करोगे और उनके विचार समझोगे और अपने विचार भी उनको बता पाओगे और उसका प्रयोग भी आपको आना चाहिए। ओके, यह सिखा रहा है हमें। ओके, हम देखिए दोस्तों, यह चीज़ें आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए हमने क्या किया है, इन वाक्यों को लेकर जो है पीपीटी बनाया है। पीपीटी बनाया है, वो बहुत आसान है, आपको आसान तरीके से समझ में आएगा, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। मैं बोल रहा ना, बस यहाँ पे एक बार आपको बता दूं, फिर उसके बाद जो है वो पीपीटी भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, दूसरा देखिए, अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता अर्जित होती है। द्वितीय भाषा का उद्देश्य क्या है, जब हम अन्य भाषा सीखेंगे तो जो लिटरेचर है वो साहित्य भी सीखेंगे, उनके जो आचार विचार वो भी सीखेंगे, उनके विचारों का आदान प्रदान भी हम कर सकते हैं और हम जो है उसका ज्ञान भी हासिल कर सकते हैं, यानी वो क्षमता हमारे अंदर आ जाती है अगर हम द्वितीय भाषा शिक्षण लेंगे तो। ओके, तीसरा बिंदु देखिए पॉइंट, मातृभाषा से इतर अन्य भाषाओं में भी अतुल ज्ञान भंडार है। ऑफकोर्स एक हिंदी में ही ज्ञान का भंडार नहीं है, हर भाषा में जो है अपना अपना ज्ञान भंडार है, उसे अर्जित करने, अपने ज्ञान भंडार का विस्तार करना, यानी उसका द्वितीय भाषा का उद्देश्य क्या है। जैसे ही मैं द्वितीय भाषा सीखूंगा तो मैं जो है दूसरी भाषा का जो है ज्ञान
जितना भी है उसको ले सकूँ, यानी अर्जित कर पाऊंगा और उसका शब्द भंडार को भी अपने दिमाग में रखूंगा और दूसरों के साथ जो है उसको साझा भी कर सकूंगा। तो यह हमें यह बता रहा है। अगला बिंदु देखिए, अन्य भाषा भाषी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं से भी परिचित होना, यानी जब हम दूसरी भाषा यानी द्वितीय भाषा सीखेंगे तब हम जो ऑटोमेटिकली जो है आचार विचार के साथ साथ सांस्कृतिक विशेषताओं को भी देखेंगे। देखिए हमारे देश में ही लगभग जो है संविधान में ही 22 भाषाएं हैं समझो। ओके, 22 भाषाएं हैं समझो। हम तेलुगु वासी समझने के लिए क्या तेलुगु है, अगर हम हिंदी सीखेंगे तो क्या होगा, जो नॉर्थ के जो स्टेट है यानी उत्तर भारत जो है वहाँ की संस्कृति को हम कहाँ से समझ पाएंगे, हम यानी साहित्य के माध्यम से, या हम कहीं जाएंगे दूसरे क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ पर जब हम शिक्षा लेंगे, हमें हिंदी आती है उस समय, तो हम क्या करें, उनके साथ जब बातचीत करते हैं उनका रहन सहन भी हम जान पाते हैं, उनके रहन सहन और संस्कृति किस तरह का उनका व्यवहार होता है उससे भी हम परिचित होते हैं। दोस्तों ये जो है आपको मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, फिर भी अच्छी तरह से आपको जो है पीपीटी के माध्यम से 100% समझ में आएगा। जिसको भी 100% समझ में आएगा ना, प्लीज एक बार बोल रहा हूं मैं, जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ओके, कंपल्सरी जो है समझ में आए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं दावे के साथ कह रहा हूं आपको। ओके, अगला देखिए, अन्य भाषाओं के साहित्य का रसास्वादन और आनंद अनुभूति भी हो पाती है। यानी जब हम साहित्य को पढ़ते हैं, बल्कि उसको जब भी हम इंग्लिश साहित्य पढ़ते हैं, ना कि उसके अर्थ को समझते हैं और उसका जो है ज्ञान यानी उसका पूरा रसास्वादन भी होता है, हमें आनंद की अनुभूति भी होती है। जब भी हम काव्य पढ़ते हैं ना, उसके अर्थ को ना समझना, उसके रस को समझना पड़ता है। उसी तरह का हमें क्या होता है, रसास्वादन और अनुभूति भी प्राप्त होती है। कब, द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य में जो है ये कह रहे, अगर आप हिंदी यानी द्वितीय भाषा शिक्षण लोगे तो यह सारी चीजें होगी, इस तरह का इसका कहना है। देखिए मैं नॉर्मली सामान्य भाषाओं में बात कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जो यानी व्यवहारिक तौर पर जो बातें होती है उसी यानी शब्दों का मैं प्रयोग करते हुए आपको समझा रहा हूं, उतना है। ओके, किताबी भाषाओं का प्रयोग नहीं कर रहा हूं मैं। ओके, शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं। ओके, आगे देखिए, इतर भाषा भाषी समाज के आदर्श, जीवन मूल्यों, चिंतन धारा आदि से परिचित हो अपने व्यक्तित्व का परमार्जन करना होगा। कब, द्वितीय भाषा का शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो आदर्श और मूल्यों का, चिंतन धारा का भी जो है हम उससे भी परिचित होते। देखो लूथर किंग की अगर किताब हम पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, उनके जो है आदर्श और जीवन मूल्यों को और चिंतन धारा को हम समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है, यही ये बात हमको समझाई जा रही। मेरे ख्याल से यहाँ पे समझ में नहीं भी आ रहा होगा, फिर भी पीपीटी में समझ में आएगा। आप जो है यहाँ पे बने रहेगा, वो जरूर आपको समझ में आएगा। अगला बिंदु देखिए, यहाँ पे अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपनी व्यावसायिक कुशलता क्षेत्र का विस्तार करना। व्यावसायिक कुशलता यानी हमें जो है अन्य भाषा यानी समझो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, ओके, हिंदी पढ़ रहे हैं यानी हमें व्यवसाय मिलेगा ना, जॉब मिलेगा ना, हिंदी टीचर बन सकते हैं ना हम, तो उस कुशलता यानी हिंदी में अगर हम कुशल यानी स्किल्स हम डेवलप कर लेंगे तो हमें उस यानी हिंदी से जो है हमें रोजगार भी मिल सकता है। ओके, और देखिए अगला, अपनी मातृभाषा और उसका साहित्य तथा द्वितीय भाषा इसका साहित्य तुलनात्मक अध्ययन करके अपने ज्ञान का विकास कर सकते हैं। जब दोनों भाषाओं का जब आपको ज्ञान होगा तो आप तुलनात्मक अध्ययन कर सकते हो। तुलनात्मक अध्ययन से लाभ क्या है, देखिए एक किताब है यानी तेलुगु की और एक किताब है जो है हिंदी की। ओके, यहाँ पे जो है मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद की तरह ही सामाजिक जीवन पर जो आधारित कहानियां किसने लिखी है तेलुगु में, तो दोनों को पढ़कर आप में समझ में आएगा कि दोनों भी है समाज यानी सामाजिक कुरीतियों पर और सामाजिक जीवन पद्धति पर जो है लिखा है, और यथार्थ भी लिखा है। जो समाज में घटना घट रही है वो दोनों को हम क्या कर सके, तुलना कर से। हाँ, दो भी कवि जो है अपने विचार जो है एक ही तरह से जो है वह व्यक्त कर पा रहे हैं। ऐसा अगर नहीं कर पा रहे हैं तब भी हम यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, अगला देखिए दोस्तों, अपने प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों
केंद्रीय राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से संसद की कार्यवाही में समयक रूप से भाग लेने के लिए द्वितीय भाषा का ज्ञान बड़ा उपयोगी है। 100% हमारे जो संसद है उसके अंतर्गत जो है, संसद के अंतर्गत यानी अन्य क्षेत्र से नहीं, हमारे भारत में जो है 22 भाषा हैं, फिर भी ये जो है ऑफिशियली है। उसके अतिरिक्त भाषा आने वाली भी जो है हमारे जो एमपीस होते हैं वह वहाँ पे उपस्थित होते हैं। उन सबको सामयिक रूप से यानी सबको जो है साथ लेकर चलना है। जो वक्ता के तौर पर हम जो बात कह रहे हैं उनको समझ में आना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो द्वितीय भाषा का प्रयोग कर सकते। सब लोग क्या करते हैं, हिंदी का प्रयोग करते हैं, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी का भी प्रयोग करते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। ओके, देखिए अगला बिंदु यहाँ पे, देखिए अगला बिंदु यहाँ पे है, देश के प्रशासन के विभिन्न विभागों, विभिन्न यानी शिक्षा हो जाता है, रेल मंत्रालय हो जाता है, शिक्षा मंत्रालय, रेल मंत्रालय, ऐसे अनेक विभाग है। उसमें समायोजन बनाए रखने के लिए भी द्वितीय भाषा का ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग अलग स्टेट की जो है, इसलिए हमारे देश में जो है अंग्रेजी के साथ साथ जो है हिंदी का भी प्रयोग किया जाता है, यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर दोनों का व्यवहार होता है। ये चीज़ें आपको मैं जो है पीपीटी के माध्यम से बता दूंगा, बस यहाँ पे थोड़ी सी एक झलक देख लीजिएगा, ये सब चीज़ें आपको वहाँ पे समझ में आएगी। मातृभाषा या प्रथम भाषा के अन्य द्वितीय भाषा का ज्ञान उदार दृष्टिकोण विकसित करने में बड़ा सहायक होता है। भैया ये उदार दृष्टिकोण क्या है, इस चीज़ को हमें कमेंट करिए, फिर भी हम नीचे बताने वाले हैं, उसके लिए आप रेडी रहेगा। अभी चलिए मैं पीपीटी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसको आप आसान से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते, देखिए पहला हमारा जो है, देखिए पीपीटी में पहला पॉइंट है भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त करना, ताकि अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ कुशलतापूर्वक समायोजन कर सके। उदाहरण सहित व्याख्या इसकी देखिए, इसका सरल अर्थ है। देखिए सरल अर्थ क्या है, तो सरल अर्थ देखिए, इस वाक्य का अर्थ है केवल भाषा का ज्ञान यानी शब्द और नियम का ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है बाबा, बल्कि उसे सही, प्रभावी और परिस्थिति के अनुसार प्रयोग करने की क्षमता होना भी आवश्यक है। तो ये क्या कह रहा है, देखिए भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त करना ही नहीं, उसको प्रयोग करने भी आना चाहिए, यही बता रहा है। जबकि व्यक्ति भाषा के प्रयोग में निपुण हो जाता है, तब वह अलग भाषा बोलने वाले लोगों के साथ आसानी से तालमेल बना पाता है। ये द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य है बेटा, द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य है। इस चीज को हमको भूलना नहीं, जब भी हम पढ़ रहे हैं तो क्या पढ़ रहे हैं इस चीज को याद रखना है। तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य। तो यहाँ पे इसका उदाहरण देखिए, उदाहरण तौर पे देखिए, उदाहरण देखिए विद्यालय में किस तरह से हम जो है दूसरे विद्यार्थी से समायोजन करते हैं। यहाँ पे हमने आपको आसानी से समझ में आया इसलिए यहाँ पे चित्र को प्रस्तुत किया है। ये देखिए, मान लीजिए एक छात्र तेलुगु भाषी है और वह हिंदी माध्यम के विद्यालय में प्रवेश लेता है। यदि उसे हिंदी का अच्छा ज्ञान, प्रयोग कुशलता है, तो वह शिक्षकों की बात समझ पाएगा, मित्रों से बातचीत कर सकेगा, समूह कार्य में भी भाग लेगा। ओके, इससे वह नया वातावरण में सहज रूप से समायोजित हो जाएगा। तो आपको इस शब्द का अर्थ अभी समझ में आया होगा, समायोजित होना क्या होता है। तो ये वाक्य भी वही बोल रहा है। देखिए वाक्य को दिखा देते, भाषा के प्रयोग में कुशलता प्राप्त करना, ताकि अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ कुशलतापूर्वक समायोजन कर सके। ये जो है हमने उसके उदाहरण सहित आपको यहाँ पे सफलतापूर्वक वो समायोजन कर रहा है ना। एक जो उत्तर प्रदेश भारत में जाके हिंदी सीखेगा तो टीचर से भी बातचीत करेगा, बच्चों से भी बातचीत करेगा, यही हो रहा है ना। तो द्वितीय भाषा का यही उद्देश्य है बेटा, आपको समझाने का मतलब यही है कि द्वितीय भाषा अगर सीखोगे तो आप जो है क्या कर पाओगे, आप जो है तेलुगु भाषी होकर भी हिंदी माध्यम विद्यालय में प्रवेश लोगे, हिंदी सीखने के बाद भी तब क्या होगे, शिक्षकों से बात समझ में आओगे और मित्रों से भी बातचीत कर सकोगे। तो यही उद्देश्य जो है द्वितीय भाषा शिक्षण का है। और एक देखिए दूसरा, यहाँ पे दूसरा बिंदु देखिए, यहाँ पे अन्य भाषा भाषी लोगों के साथ, यानी दूसरे क्षेत्र, दूसरी भाषा, हिंदी को छोड़ दो, हम हिंदी यहाँ पे पढ़ रहे हैं ना, तो हिंदी को, सॉरी हम तेलुगु वाले हैं ना, तो चलिए तेलुगु को छोड़ दो, तो अन्य यानी हिंदी पकड़ लो, हिंदी को पकड़ लो।
के साथ विचारों का आदान प्रदान करने की क्षमता अर्जित कर सकता है। यही भाषा का उद्देश्य, द्वितीय भाषा का उद्देश्य है। अगर तेलुगु के साथ हम जो हिंदी सीखेंगे तो क्या होगा, तो उनके जो लोगों के साथ जो है विचारों का आदान प्रदान जो है हम कर सकेंगे। देखिए सरल अर्थ यहाँ पे है इसका अर्थ, देखिए जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं तो हम अलग भाषा बोलने वाले लोगों से अपने विचार साझा कर सकते हैं और उनके विचार समझ सकते हैं। जब अगर तुम हिंदी सीखोगे तो उत्तर भारत के जो व्यक्ति होता है उससे बातचीत कर सकोगे, अपने विचार उनसे साथ क्या करोगे, शेयर कर सकोगे। यानी संवाद, कम्युनिकेशन ऐसी क्षमता विकसित करेगा। द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य है बेटा, अगर द्वितीय भाषा सीखोगे तो कम्युनिकेशन की क्षमता को भी वो क्या करेगा, विकसित करेगा करना, जिससे दो अलग भाषाओं के लोग आपस में समझदारी से क्या कर सकेंगे, बातचीत कर सकेंगे। तो एक जो है तेलुगु व्यक्ति है, दूसरा जो है हिंदी व्यक्ति है। अगर द्वितीय भाषा तेलुगु व्यक्ति जो हिंदी सीखेगा, ओके, तो वो क्या करेगा, जब भी इस क्षेत्र में जाएगा उससे बातचीत करेगा और उसके अपने विचार उसको बताएगा, उसके विचार वो समझ जाएगा। अगर हिंदी क्षेत्र है, जब वो तेलुगु सीखेगा, तेलुगु सीखते हुए क्या करेगा, या हिंदी वाला अगर हमारे जो तेलुगु स्टेट में आएगा तो वो जो है अपने विचार व्यक्त करेगा और खुद दूसरों के विचार भी समझेगा। तो देखिए यहाँ पे केवल भाषा जानना ही नहीं बल्कि उसे प्रभावी रूप से उपयोग करना ही विचारों का आदान प्रदान है। भैया विचारों का आदान प्रदान यानी केवल भाषा जानना नहीं है, उसे प्रभावी रूप से जो है उपयोग करना। यहाँ पे प्रभावी रूप से बोले तो ज़्यादा कन्फ्यूज कोई नहीं होना है। अगर जब भाषा हम जान गए ना, तब बात कर रहे हैं तो अगले वालों को समझ में आ रहा है ना, उसे को विचारों का आदान प्रदान करते हैं। भाई प्रभावी बोल के यानी दबाव डाल के बात नहीं करना है उसको, ओके, इस चीज को आपको समझना है। ओके, उदाहरण से समझते। देखिए उदाहरण, कक्षा में संवाद है। यहाँ पे कक्षा में क्या हो रहा है, संवाद की बात जो है हम उदाहरण के तौर पर लिए है। तो क्या है, मान लीजिए कक्षा में अलग अलग राज्यों के छात्र पढ़ते, यानी KHS यानी केंद्रीय हिंदी संस्थान में भी जो है हमारे साउथ स्टेट से जो है लोग जाते हैं, वहाँ पे पढ़ते हैं। तो मान लीजिए एक कक्षा में अलग अलग राज्यों के छात्र पढ़ते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पकड़ लो तुम दिमाग में, तो आपको समझ में आएगा। तो एक छात्र की मातृभाषा तेलुगु है, दूसरे की हिंदी है, तीसरे की मराठी है। यदि सभी हिंदी या अंग्रेजी द्वितीय भाषा, देखिए द्वितीय भाषा जानते हैं तो वे समूह चर्चा में अपने विचार रख सकते हैं। अगर यह भाषा नहीं जानेंगे तो वो रखेंगे नहीं रखेंगे। यही द्वितीय भाषा का उद्देश्य है। वो कहना चाहता है कि तू मुझे सीख, तू मुझे सीखेगा तो जो है दूसरों के साथ चर्चा और विचार भी व्यक्त कर पाएगा। यही समझा रहा है भाई द्वितीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य वही है, हमको किस ओर लेके जा रहा है। एक दूसरे की बात समझ सकते हैं कब, द्वितीय भाषा जानते हैं तब। ओके, समझ में आ गया होगा। इस प्रकार वे विचारों का आदान प्रदान करने में क्या हो जाते हैं, सक्षम हो जाते हैं। चलिए अगला बिंदु, हमने बिंदुओं को बना के यहाँ पे क्यों समझा रहे हैं, क्योंकि वहां पे आपको समझ में नहीं आएगा ये सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होना क्या है भाई, कौन सी सांस्कृतिक विशेषता होती है, इस तरह का जो क्वेश्चन है आपके दिमाग में आ जाएगा। इसलिए वो क्वेश्चन रिमूव करने के लिए जो है मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। देखिए अन्य बिंदु देखिए, अन्य भाषा भाषी समाज, यानी हमारा देखिए तेलुगु समाज लीजिए, तेलुगु समाज सामाजिक सांस्कृतिक विशेषताओं से परिचित होना, यानी द्वितीय भाषा सीखोगे। अगर मैं हिंदी भाषी व्यक्ति हूं, अगर मैं तेलुगु सीखूंगा तो मैं क्या करूंगा, जो यानी तेलुगु भाषा क्षेत्र की जो विशेषताएं हैं, जो संस्कृति है, उससे परिचित हो जाऊंगा। वह कैसे, देखिए अर्थ देखिए यहाँ पे, इसका मतलब है कि जब हम कोई दूसरी भाषा सीखते हैं तो केवल शब्द या व्याकरण ही नहीं सीखते बाबा, खाली शब्द और व्याकरण सीखते हैं कि नहीं, बल्कि उस भाषा को बोलने वाले समाज की संस्कृति, परंपराएं, रीति रिवाज, त्योहार, खान पान, पहनावा, जीवन शैली, ये सब सीखते हैं। मैं हिंदी स्टेट का हूं और तेलुगु स्टेट में आऊंगा तो संस्कृति को सीखूंगा, ओके, उसके साथ परंपराओं को भी सीखूंगा, किस रीति रिवाज को भी सीखूंगा, त्योहार यानी बतकौमा को भी सीखूंगा, और किस तरह इडली डोसा भी खाते हैं साउथ में आने के बाद वो भी सीखूंगा, किस तरह से जो है कपड़े पहनते वो भी सीखूंगा, किस तरह की जीवन शैली वो अपनाते हैं वो भी जो है मुझे समझ में आ जाएगा और मैं उससे परिचित भी हो जाऊंगा। यही है द्वितीय भाषा शिक्षण का
उद्देश्य बेटा। मैं हिंदी व्यक्ति जब तेलुगु लिखूंगा तो द्वितीय भाषा का उद्देश्य क्या होगा कि मुझे वो सिखा दिया, वो समझा दिया कि इस तेलुगु क्षेत्र की जो परंपराएं, संस्कृति, रीति रिवाज, त्योहार सब मुझे वो बता दिया है। उसका उद्देश्य पूर्ण हो गया। यानी भाषा के साथ साथ उस समाज की पहचान और मूल्य भी हम जान जाते हैं बेटा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो बिंदु है हम देखते हैं उदाहरण से, पहले उदाहरण देख लेते हैं। हिंदी सीखने वाला छात्र, देखिए हिंदी सीखने वाला छात्र जो है क्या कर पाएगा। देखिए यहाँ पे हमने आपको समझाने के लिए इस तरह के चित्र आपको यहाँ पे प्रस्तुत किया है। यदि कोई गैर हिंदी भाषी यानी गैर हिंदी भाषी छात्र हिंदी सीखता है तो वह होली, दीपावली जैसे त्योहारों के बारे में भी जानता है। भारतीय पारंपरिक परिधान साड़ी, कुर्ता को वो भी पहचान लेगा। ओके, हिंदी साहित्य, लोक कथाओं से भी परिचित होगा। देखिए तेलुगु व्यक्ति जब हिंदी सीखता है तो वह हिंदी साहित्य से भी परिचित होगा। हिंदी साहित्य से परिचित होना यानी उत्तर भारत की सामाजिक व्यवस्था और समाज में रहन सहन, रीति रिवाज से परिचित होना है बेटा। वहां पे किस तरह की परिस्थितियां हैं उससे भी परिचित होना है और लोक कथाओं को भी जान सकते हैं। आजकल बहुत सारे लोक कथाएं प्रचलित होते जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इस प्रकार वह हिंदी भाषी समाज की सांस्कृतिक विशेषताओं को समझाता है। क्या करता है? द्वितीय भाषा हमें ये सब सिखाता है भाई, उसका वही उद्देश्य है। ओके, मैं ना प्रैक्टिकली समझा रहा हूं आपको। ओके, देखिए अन्य भाषाओं के साहित्य का रसास्वादन, अन्य भाषाओं के साहित्य का रसास्वादन कर अनुभूति यानी आनंद अनुभूति प्राप्त करना। अन्य भाषाओं के साहित्य का हम जो है मजा भी ले सकते हैं और उसका आनंद भी, लुत्फ भी उठा सकते हैं। कैसे भाई? उदाहरण से समझो, इस चीज को भी आपको उदाहरण से समझो। कब बेटा? आप जब द्वितीय भाषा सीखोगे तब जो है वो द्वितीय भाषा का उद्देश्य जो भी है वो कंप्लीट करेगा। द्वितीय भाषा को जब सुनोगे ना तब वो जो है उसका उद्देश्य जो है पूर्ण होगा। देखिए इसका अर्थ देखिए यहाँ पे, जब हम देखिए यहाँ पे ये बीच में आ गया, जब हम अपनी भाषा के अतिरिक्त किसी दूसरी भाषा साहित्य यानी कविता, कहानी, उपन्यास पढ़ते हैं और उसके भाव, सौंदर्य और रस का आनंद लेते हैं तो वह हमें आनंदानुभूति है। आंतरिक सुख प्राप्त को ही क्या कहते हैं? आनंदानुभूति कहते हैं। यानी केवल अर्थ समझना ही नहीं बल्कि उसकी भावनात्मक सुंदरता का अनुभव करना भी क्या है? रसास्वादन है बेटा। यही इस चीज को आपको याद रखना है। यही सिखाने वाला है कौन भैया? द्वितीय भाषा शिक्षण का यही उद्देश्य है कि हमको रसास्वादन करें। इस व्यक्ति को जो है मैं वही रस चखाऊंगा, उसका जो है आनंद या लुत्फ उठाने के लिए जो है इसे विवश कर दूंगा। ऐसा वो हिंदी द्वितीय यानी द्वितीय भाषा जो शिक्षण होता है उसका उद्देश्य है। वो ठहरा है कि क्या क्या सिखा रहा है हमें द्वितीय भाषा जो है, हमें क्या क्या सिखा रही है, इस चीज को आपको याद रखना है। यहाँ पे उदाहरण देखिए, अंग्रेजी साहित्य जब हम पढ़ते हो, रोमियो जूलियट, यहाँ पे जो है बच्ची को दिखाया गया है। ये देखिए आथर को यहाँ पे दिखाया गया है आपको समझाने के लिए। देखिए यदि छात्र विलियम शेक्सपियर के नाटक रोमियो जूलियट को पढ़ाता है तो वह क्या होगा? तो वह प्रेम, त्याग, करुणा के भावों को महसूस करता है। कहानी के माध्यम से मन में करुण रस, श्रृंगार रस की अनुभूति भी होती है। जब इंग्लिश आप पढ़ते हो, इंग्लिश जब सीखते हो द्वितीय भाषा के तौर पर, तब क्या होगा? इस जो नाटक को जब आप पढ़ते हो तब आपके अंदर प्रेम, त्याग, करुणा के भावों को आप महसूस करने लगते हो। यही उद्देश्य है द्वितीय भाषा का। ओके, मन को करुण रस और श्रृंगार रस से भी अनुभूति कराता है। इससे उसे साहित्यिक आनंद भी प्राप्त होने लगता है। साहित्यिक आनंद का मतलब यानी साहित्य को पढ़ने से जो आनंद मिलता है उसे साहित्यिक आनंद कहा जाता है। अगला देखिए बिंदु, इतर भाषा भाषी समाज के आदर्शों, जीवन मूल्यों, चिंतन धारा आदि से परिचित हो अपने व्यक्तित्व का परिमार्जन करना। देखिए इस बिंदु को जो है हमने क्या किया है, देखिए उदाहरण से व्याख्या हम कर रहे हैं ताकि ये आपको समझ में नहीं आएगा। ये आदर्शों, जीवन मूल्यों का चिंतन आदि से परिचित कैसे होंगे? तो कैसे होंगे मैं हमने सरल रूप में आपको यहाँ पे बना के दिया है। देखिए सरल अर्थ इसका, देखिए सरल अर्थ है यहाँ पे, जब हम अपनी भाषा के अलावा किसी दूसरी भाषा और उस भाषा को बोलने वाले समाज के आदर्श यानी आइडियल जीवन मूल्यों
वैल्यू और सोचने के तरीकों को समझते हैं तो हम अपने व्यवहार, सोच, व्यक्तित्व और बेहतर बना सकते। कब बेटा? जब जो है अपनी भाषा के अलावा दूसरी भाषा जब हम सीखते हैं, इसी को व्यक्तित्व का परिमार्जन कहते हैं। कैसे सर? यह हमको समझ में नहीं आया तो देखिए, समझाने के लिए भी हमने जो है आपके लिए उदाहरण प्रस्तुत करने वाले हैं। पहले देखिए, यानी दूसरों की अच्छी बातों को सीखकर अपने जीवन में अपनाना, वही है परिमार्जित करना। देखिए नीचे आपके लिए उदाहरण है। उदाहरण देखिए, भारतीय छात्रा और जापानी छात्र का देखिए, भारतीय छात्रा और जापानी समाज, उसके बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे। देखिए, यदि कोई छात्र जापानी भाषा और संस्कृति के बारे में जानता है तो वह क्या है? जापानी भाषा नहीं, द्वितीय भाषा जानता है। इसका मतलब क्या है? द्वितीय भाषा जानता है। ये याद रखो, पढ़ते समय जानता है तब क्या हुआ? तो वह समय पालन करना सीख लेगा, यानी पंक्चुअलिटी जो है सीख लेगा, अनुशासन भी सीख लेगा, स्वच्छता की आदत भी हो जाए जैसे गुणों को सीखता है। कब? जब वो जापानी भाषा सीखता है। ओके, ये द्वितीय भाषा की बात हो रही। इन मूल्यों को अपनाकर उसका व्यक्तित्व अधिक अनुशासित और जिम्मेदार बन जाता है। ओके, अगला बिंदु यहाँ पे देखिए, अगला बिंदु है अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करके अपनी व्यवसायिक कुशलता क्षेत्र का विस्तार करना। वो कैसे? व्यवसायिक कुशलता क्षेत्र का विस्तार कैसे होगा? अन्य भाषा को जब मैं सीखूंगा तो उसको भी हमने जो है उदाहरण से आपको यहाँ पे समझा रहे हैं। देखिए, सरल अर्थ इस वाक्य का मतलब है, यहाँ पे मतलब है जब हम अपनी मातृभाषा के अलावा दूसरी भाषाएं भी सीखते हैं तो हमारे रोजगार, व्यवसाय, करियर के अवसर भी बढ़ जाते हैं। यानी भाषा ज्ञान से हमारी व्यवसायिक कुशलता बढ़ती है, स्किल्स जो है बढ़ते हैं। कैसे? प्रोफेशनल स्किल्स का दायरा व्यापक हो जाता है। जितनी अधिक भाषाएं उतने अधिक अवसर। जितना अधिक हमें इंग्लिश आएगा, ओके, हिंदी आएगा, तेलुगु आएगा, तो भी हमारे उतने अवसर बढ़ जाते हैं। ये सब भाषाएं हमें आजकल कहाँ पे मिलती है? टेलीकॉम में जो है देखने को मिलता है, कस्टमर केयर के तौर पर। वहां भी जो है हमें जॉब मिलने की संभावना है। तो देखिए, उदाहरण से आपको समझाऊंगा तो आप समझ जाओगे। यहाँ पे उदाहरण हमने लिया है आसान सा समझ में आने के लिए, पर्यटन टूरिज्म क्षेत्र। पर्यटन टूरिज्म क्षेत्र, ये पर्यटक कौन होते हैं भाई? और उसको जो है समझाने वाला कौन होता है? उसे कितनी भाषाएं आती हैं? ये भी चीजें उसके ऊपर प्रभावित होती है या नहीं होती है? देखिए यहाँ पे, यदि कोई व्यक्ति हिंदी के साथ अंग्रेजी, फ्रेंच भी जानता है तो वह विदेशी पर्यटकों से आसानी से बातचीत कर सकता है। वहां से भी उसको जो है रोजगार मिल रहा है। टूर गाइड बन सकता है, होटल मैनेजमेंट बन सकता है, एयरलाइन सेवा में नौकरी पा सकता है। कब बेटा? द्वितीय भाषा जब सीखेगा, अन्य भाषा जब वह सीखेगा। इस चीज को याद रखिए। तो वही द्वितीय भाषा बोल रहा है बेटा कि तू ये सीख, मुझे सीख। द्वितीय भाषा कह रहा है कि मुझे सीख, ये उद्देश्य जो है, उसके उद्देश्य जो है कंप्लीट हो जाएंगे। वो कह रहा है कि जब भी तू इसको सीखेगा यह चीजें जो है तेरे अंदर में जो है आ जाएगी। तो भाषा ज्ञान से उसके करियर के अवसर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं। चलिए, अगला जो वाक्य है देखिए, यहाँ पे हमने लिया है, वाक्य है अपने प्रदेश के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों के या केंद्रीय राजनीतिक नेतृत्व की दृष्टि से संसद की कार्रवाई में समयक रूप से भाग लेने के लिए द्वितीय भाषा का ज्ञान बड़ा उपयोगी है। कैसा उपयोगी है वह भी यहाँ पे आपको समझाएंगे सरल अर्थ में। यदि कोई व्यक्ति अपने राज्य के अलावा अन्य राज्यों या राष्ट्रीय स्तर केंद्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाना चाहता है तो उसे द्वितीय भाषा का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। द्वितीय यानी हिंदी या अंग्रेजी का, क्योंकि संसद या राष्ट्रीय मंच पर विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। ऐसे में एक साझा भाषा, लिंक लैंग्वेज का संवाद, कॉमन लैंग्वेज जो है होना जरूरी है। तो भारत का जो कॉमन लैंग्वेज क्या है भैया? तो हिंदी है भैया। कॉमन लैंग्वेज क्या है? हिंदी है। ये सबको जोड़ती है, यानी भागीदारी के लिए जरूरत होता है। संसद में अलग अलग लोग जो यानी भाषा जानने वाले जो है प्रतिनिधि जो होते हैं वह यहाँ पे बैठते हैं। उन सभी को जो है
यानी समझाते हुए अगर आपको वहाँ पे नेतृत्व करना पड़े तो आपको जो है हिंदी या अंग्रेजी बोलने आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण से भी समझा देंगे। संसद में भागीदारी, देखिए संसद में भागीदारी में देखिए, मान लीजिए तेलंगाना को कोई जनप्रतिनिधि भारतीय संसद में जाता है, तेलंगाना का कोई प्रतिनिधि भारतीय संसद में जाता है, वहां विभिन्न राज्यों के सांसद उपस्थित होते हैं, कार्यवाही मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी में ही होती है, इसलिए हमें द्वितीय भाषा सीखना होगा। यदि उस प्रतिनिधि को हिंदी या अंग्रेजी द्वितीय भाषा का ज्ञान है तो वह अपने विचार स्पष्ट रूप से रख सकता है, ओके, अन्य सदस्यों की बात भी समझ सकता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर प्रभावी चर्चा कर सकता है। इस प्रकार द्वितीय भाषा संसद में सक्रिय भागीदारी के लिए सहायक बन जाती है। यही उद्देश्य है बेटा द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य में, यही उद्देश्य है। इन उद्देश्यों को आपको समझना है। वाक्य देखें यहाँ पे, और एक वाक्य है यहाँ पे, देश के प्रशासन के विभिन्न विभागों में समायोजन बनाए रखने के लिए द्वितीय भाषा का ज्ञान बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। कब? द्वितीय भाषा जब आप सीखोगे। वह कैसे सार? तो देखिए वह है सरल शब्द में, देखिए इसका अर्थ यह है कि देश के अलग अलग प्रशासनिक विभाग जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल, डाक आदि जब आपस में कार्य करते हैं तो अलग अलग राज्यों और भाषाओं के अधिकारी जुड़ते हैं, यानी अलग अलग भाषाओं के अधिकारी एक जगह आते, यानी एक दूसरे से जुड़ते, काम करते मिलके। ऐसी स्थिति में द्वितीय भाषा जैसे हिंदी या अंग्रेजी का ज्ञान होने से आपसी संवाद आसान हो जाता है, काम सुचारू रूप से चलता है। देखिए एक उदाहरण लीजिए, कोई है ट्रेन को जो है मैप चेक करने वाला है समझो, यानी सिग्नल देने वाला अगर तेलुगु व्यक्ति है, जो सिग्नल पे जो है गेट बंद करने वाला जो मराठी है, इन दोनों को भी अगर हिंदी नहीं आती है तो ये जब बताएगा वो समझ पाएगा क्या? नहीं समझ पाएगा। एक दूसरे से जुड़कर काम करना है तो हिंदी उनको सीखना ही पड़ेगा बेटा, यही चीज यहाँ पे समझा रहा है। यानी द्वितीय भाषा प्रशासन में तालमेल यानी कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की जो है मदद करती है, इस चीज को आपको याद रखना है। उदाहरण देखिए, केंद्रीय मंत्रालय में समन्वय कैसा होता है? मान लीजिए शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय किसी राष्ट्रीय योजना पर यानी एक योजना बनाई रखी है, साथ काम कर रहे, समझ कोई ना कोई जो है योजना आई है, ओके, उस योजना के अंतर्गत जो है शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय दोनों मिलकर जब काम कर रहे हैं तो देखिए यदि दोनों विभागों के अधिकारी एक साझा भाषा हिंदी या अंग्रेजी जानते हैं तो वे आसानी से फाइलें निर्देश समझ सकते हैं, जो भी फाइलें आएंगी, जो भी काम चल रहा है वो समझेंगे। कब? द्वितीय भाषा वो जब जानेंगे। बैठक में स्पष्ट चर्चा कर सकते हैं, योजना को सही ढंग से लागू कर सकते हैं। सही, जैसे कि एक एग्जाम है समझो, आप यहाँ पे एग्जाम है, ओके, एग्जाम में जो है हमें यानी फर्स्ट एड करने के लिए जो है नर्सेस चाहिए समझो, दो विभाग, अभी शिक्षा विभाग में एग्जाम होने वाले हैं, ठीक है, तो यहाँ पे तेलुगु वाले लोग हैं समझ, तेलुगु वाले ऑफिसर हैं, और यहाँ पे जो है इंग्लिश अंग्रेजी वाले जो है ऑफिसर, कहाँ पे? स्वास्थ्य यानी हेल्थ में। तो इन दोनों को मिलकर जब इसको कंप्लीट करना है सही दिशा में तो दोनों के लिए कॉमन लैंग्वेज जो है हिंदी आना जरूरी हो जाता है, यही यहाँ पे कहा जा रहा है। इस चीज को आपको समझो, इससे विभाग के बीच समायोजन बना रहता है। अगला देखिए वाक्य की देखिए, मातृभाषा या प्रथम भाषा के अतिरिक्त अन्य भाषा या द्वितीय भाषा, यानी अन्य भाषा का मतलब द्वितीय भाषा ही, मातृभाषा का मतलब प्रथम भाषा यहाँ पे का ज्ञान उदार दृष्टिकोण विकसित करने में बड़ा सहायक होता है बेटा। जब ये द्वितीय भाषा सीखते हैं, उसी का उद्देश्य हम देख रहे हैं, द्वितीय भाषा का क्या उद्देश्य है। देखिए सरल शब्दों में देखिए यहाँ पे, जब हम अपनी मातृभाषा के साथ दूसरी भाषा भी सीखते तो वह केवल नए शब्द नहीं सीखते, बल्कि उस भाषा से जुड़े लोगों की संस्कृति, सोच, परंपराएं, जीवन मूल्यों को भी समझते हैं। इससे हमारा दृष्टिकोण संकीर्ण यानी सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रहता है, क्या होता है, बल्कि व्यापक हो जाता है, यानी ब्रॉड हो जाता है, ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं हम, क्या हो जाते हैं? ब्रॉड माइंडेड हो जाते हैं जब हम दूसरी भाषा सीखते हैं। यहाँ पे उदाहरण देखिए, अलग अलग राज्यों के छात्रों के बीच समझ कैसी होती है। देखिए मान लीजिए तेलंगाना का एक छात्र हिंदी और अंग्रेजी सीखता है, वह उत्तर भारत अन्य राज्यों के छात्रों से आसानी से संवाद कर सकता है। जब ये
हिंदी अंग्रेजी जब सीखता है तेलंगाना का छात्र, तब वो उत्तर भारत के राज्यों के छात्रों के साथ आसानी से जो है कम्युनिकेशन या संवाद कर सकता है, उनकी परंपराओं को जानता है, उनके त्योहार को जानेगा, उनकी जीवन शैली को भी समझ सकता है। इससे उसमें दूसरों के प्रति सम्मान और सहिष्णुता भी भावना विकसित हो सकती है। द्वितीय भाषा का यही उद्देश्य है बेटा, ओके, यही उद्देश्य, एक एक उद्देश्य जो है वो कंप्लीट करते जा रहा है द्वितीय भाषा। ओके, अगला वाक्य देखिए, हमने जो वहां पे देखे थे बिंदुओं को, कौन से बिंदुओं को देखे थे भैया? द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य, ओके, यही पॉइंट देखे थे ना वहां पे, इससे संबंधित यही मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं। देखिए, मातृभाषा या प्रथम भाषा के अतिरिक्त अन्य या द्वितीय भाषा का ज्ञान, उदार दृष्टिकोण, ये हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अलग अलग राज्यों के बीच जो है ये भी हो गया है। देखिए, अपनी मातृभाषा और उसका साहित्य तथा द्वितीय भाषा और उसका साहित्य जब हम तुलनात्मक अध्ययन करके अपने ज्ञान का क्या कर सकते हैं? विकास करना ही द्वितीय भाषा का उद्देश्य है। उसका द्वितीय भाषा का एक ही उद्देश्य है, जब भी हम तुलनात्मक साहित्य करेंगे तो उसका विकास हो जाएगा। ओके, सरल शब्दों में समझें, इसका अर्थ है कि जब हम अपनी मातृभाषा के साहित्य और दूसरी भाषा के साहित्य को तुलना करके पढ़ते तो हम दोनों की विशेषताओं, समानताओं, भिन्नताओं को समझ सकते हैं। इससे हमारा ज्ञान, दृष्टिकोण और समझ तीनों का जो है विस्तार होता है। ओके, वो कैसे? उदाहरण देखिए, कहानी उपन्यास की तुलना। यदि कोई छात्र हिंदी में प्रेमचंद यानी मुंशी प्रेमचंद की कहानियां पढ़ता है और अंग्रेजी में चार्लेट डिक्सन की रचनाएं पढ़ता है, तो वह देख सकता है कि दोनों समाज की समस्याओं को चित्रित करते हैं। दोनों भी क्या है? समाज की समस्याओं को चित्रित करते हैं। दोनों में सामाजिक सुधार की भावना है, ये भी देखने को मिलता है तुलनात्मक अध्ययन किए जब। इससे छात्र को यह समझ आता है कि अलग अलग भाषाओं में भी मानव जीवन के मूल भाव समान होते हैं, यानी मानव जीवन के मूल भाव जो है समान होते हैं, वो भी वहां से सीख सकता है। तो यह थे यानी द्वितीय भाषा शिक्षण के उद्देश्य। हमने आपको पीपीटी के माध्यम से आसानी से समझाया है। हम देखेंगे आगे प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा शिक्षण की प्रक्रिया और तकनीकी, या क्या टेक्निक्स है और क्या प्रोसेस है प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा सीखने की। यानी मुझे हिंदी सीखना है, प्रथम भाषा, मेरी प्रथम भाषा अगर हिंदी है, तो मुझे सीखने का क्या प्रोसेस है। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? ग्रामर सीखना पड़ेगा, यानी वाक्य, ग्रामर में वाक्य आते हैं, शब्द आते हैं, ध्वनि आती है। वो सीखने का कौन सा तरीका है? जब हम बाइक जब चलाते हैं, पहले हम क्या करते हैं? अपने जब हाथ में बाइक लेते हैं तो पहले उसके नियमों को जानते हैं, फिर धीरे धीरे वो एक नियम क्या करते हैं उसमें उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले क्लच पकड़ना, फिर गेयर यानी गेयर जो है डालना पड़ेगा, फिर एक्सलेटर करना पड़ेगा, फिर जाके धीरे धीरे क्लच छोड़ना पड़ेगा, धीरे धीरे एक्सलेट करने पड़ेगा, तब जाके गाड़ी जो है आगे बढ़ने लगेगी। तब तक क्या है? गाड़ी आगे बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हमें देखने को मिलता है। ऐसा ही हिंदी यानी शिक्षण, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया है बेटा। वो भी कैसी प्रक्रिया है? यानी सूक्ष्म क्या है? सूक्ष्म से कहां से जाने? सूक्ष्म की ओर। देखिए, पहले सूक्ष्म से है कहां जाना है? स्थूल की ओर जाना है। सूक्ष्म से स्थूल की ओर जाना है, या ज्ञात से अज्ञात के, यानी शिक्षण के कुछ सूत्र है, शिक्षण के कुछ सूत्र है, उसके बारे में भी जो है हम यहाँ पे चर्चा कर लेंगे। ये भी छोटी चीज है, आपको समझ में आ जाएगी। तो यह क्लास बड़ी होने के कारण जो है हम क्या करेंगे, इस क्लास जो है अगली क्लास में आपको बता देंगे। ओके, धन्यवाद दोस्तों। हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे जुड़ते जाएगा और अपना जो लक्ष्य है वो हासिल कीजिएगा।